सिर्फ ये 4 महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ लीजिए। इसके अतिरिक्त बाहर एक भी आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाला गद्यांश इस बार नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो आपका 10 नंबर का गद्यांश का प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आता है, जिसको बच्चे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, एक एक चीज़ का अर्थ आप सभी को समझाएंगे। तो कितने गद्यांश मेरे पास हैं? 4 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। उन सब में रेखांकित अंश की भी व्याख्या करेंगे और जो चीज़ें पूछी गई होंगी उसका भी व्याख्या करेंगे और कैसे लिखा जाएगा इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप अपने और भी वीडियोज़ के और भी डाउट्स जो है दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहला गद्यांश हम यहाँ पर आप सभी को क्लियर कराते हैं। ठीक, देखिए जो आपका पेपर में गद्यांश था उसको मैंने क्या किया, इस तरह से एक कॉपी में लिख दिया। ये आपने सुन रखा होगा कि जो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह वाला गद्यांश बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके इस बार भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस गद्यांश पर हमारे पास कुल 8 प्रश्न हैं। आप कहोगे गुरुजी गद्यांश में तो केवल 5 प्रश्न कराए जाते हैं, आप 8 प्रश्न कहाँ से लेकर आ गए? तो हम ये बता रहे हैं कि अब तक जितना जो है इस भूमि के निर्माण वाले ये देवों ने किया है, इस वाले टॉपिक पर जितने तरह के प्रश्न मतलब कि बनाकर पूछे गए हैं वो सभी 8 प्रश्न हैं। अब जरूरी नहीं कि जो मैं 5 प्रश्न इससे लेकर बताऊंगा वही 5 आएंगे, उसके अतिरिक्त भी इसी गद्यांश से प्रश्न कर सकता है। तो वो सारे प्रश्न यहाँ पर समाहित किए गए हैं। ध्यान से देखिए, पूरा अर्थ आपको ऐसा समझाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, किसी भी गद्यांश को करने से पहले 2 बार आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर उसी गद्यांश में मिलता है। 2 बार आप उस गद्यांश को ज़रूर पढ़िए। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं डायरेक्ट प्रश्नों को लूँगा और उसका उत्तर बताऊँगा। ठीक, ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त यानी ये जो ऊपर गद्यांश लिखा है, इसके पाठ और लेखक का क्या नाम है ये लिखना है। अच्छा, उत्तर लिखने से पहले आप जो है ऐसे जो गद्यांश है उसकी शुरुआत के कुछ शब्दों को ले लीजिए और उसी गद्यांश के लास्ट के कुछ शब्दों को ले लीजिए, ताकि एग्जामिनर जांचते समय ये पता पा जाए कि आपने कौन से गद्यांश का उत्तर लिखा है। इस तरह से आप काली पेन से लिख दीजिए। फिर पहले प्रश्न में बोला था पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। तो देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और आपको इसमें राष्ट्रीय शब्द जो मिल जाएगा, धरती माता मिल जाएंगी। तो राष्ट्र से रिलेटेड आपका कौन सा पाठ है कक्षा 12 में? राष्ट्र का स्वरूप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम हो जाएगा और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। इतना तो कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। उसके बाद रेखाचित्र लिखा है, रेखांकित होगा यहाँ पर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है ध्यान से दिखाते हैं और फिर गजब तरीके से व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी धरती से, अपनी धरती के संस्कृति से जुड़ा रहेगा, राष्ट्रीय भाव का अंकुर जो है उतना ही पल्लवित होगा, यानी उसके अंदर राष्ट्र की भावनाएं जो है ज़्यादा अंकुरित होंगी। इसलिए पृथ्वी का भौतिक स्वरूप आद्योपांत जानकारी प्राप्त, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इतना हमारे पास दिया गया है, इसकी हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। एक एक चीज देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप काली पेन से ऐसे हेडिंग डालेंगे, ध्यान से देखिए, और एक एक चीज की बात मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। तो किसका ये रचना है, उनका तो नाम आप यहाँ लिखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है। देखिए लिखा है ना कि जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्यों?
इसलिए कि पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना मजबूत होगा, यानी आप उससे जितना जुड़े रहेंगे, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। और जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार होगी, उसका कोई आधार नहीं होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि और धर्म भी है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरीके से परिचित हो और साथ ही साथ उसके सौंदर्य और उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। यानी पृथ्वी के जमीनी स्तर से व्यक्ति जितना जुड़ा होगा उसकी राष्ट्रीयता उतनी ही ज़्यादा परिपक्व होगी, वो उतना ही ज़्यादा राष्ट्रवादी होगा। ये बात ध्यान दीजिए, यही इस रेखांकित अंश की व्याख्या में हमसे कहा है, मतलब इसकी व्याख्या करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जाहिर सी बात है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी भूमि के रूप, सौंदर्यता, समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप और सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दे। ये हमारा मतलब सचेतता ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी चीज़ को लेकर आप जितना सचेत रहते हैं वही आपका सबसे बड़ा उस चीज़ के प्रति क्या होता है, कर्तव्य होता है। ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, आगे जो भी प्रश्न है बहुत छोटे छोटे हैं और पीछे वाले प्रश्नों से मैच करेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, किस प्रकार की राष्ट्रीयता की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। अच्छा, अगला एक प्रश्न इसी तरह का बनाया गया, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। इसी में आप पढ़ेंगे इसको अपने किताब में उठाकर, तो इसमें यही लिखा होगा कि यह पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। आगे लिखा है कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से। अब भाई शुरू में आपको पढ़ा दिया कि देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। और आगे इसमें लिखा है भूमि का पार्थिव स्वरूप किसके प्रति जागरूक रहने का मतलब कि परिणाम है। ठीक, तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी ही अधिक बलवती हो सकेगी। ठीक, फिर इसमें हमारे अगले प्रश्न का अर्थ पूछ रहा है, पार्थिव और आद्योपांत शब्द का अर्थ जो है आप यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो पार्थिव शब्द का अर्थ पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला चीज या पृथ्वी संबंधित होता है, और आद्योपांत का अर्थ होता है आरंभ से लेकर अंत तक। आरंभ से लेकर अंत तक जो है आद्योपांत का क्या होता है, अर्थ होता है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो है पहला पैरा जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अब हम दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट गद्यांश में हमारा अगला जो है वह माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, इस टॉपिक से है। इतना बड़ा गद्यांश है, आप अपने कॉपी में अपने विद्या में या जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद रखे हैं उसमें इतना बड़ा सा गद्यांश है। आप इसको 2 बार अच्छे से पहले पढ़िए और फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही मेरी वीडियो 2 बार 3 बार लगाकर सुनिए, आपको अर्थ बताना ज़रूर आएगा। माता, पुत्र और राष्ट्र की बात, इसमें भी पृथ्वी की बात आई है। इसका मतलब इसके पहले प्रश्न का उत्तर यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम आपके सामने फिर से वैसे ही आ गया, राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर इसका दूसरा प्रश्न क्या है, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। अगर ये इस पाठ का भी प्रश्न ना हो, वैसे प्रश्न हो, तो पुत्र को समान भाव से कौन रखेगी, रखती है पहले बोल दिया यानी माता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता, यानी माता का मतलब यहां पृथ्वी वाले से रिलेट कर रहे हैं ना, तो पृथ्वी माता। समान अधिकार का भागी कौन है, जाहिर सी बात है पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति जो पृथ्वी का पुत्र है वो समान अधिकार का भागी है। तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के साथ, जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। कितना सरल शब्दों में उत्तर दिए जा रहे हैं। अच्छा, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, कौन सी चीजें पृथ्वी पर ऐसी हैं जिसका विस्तार अनंत है। तो देखिए इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में जो हैं व्यक्ति जो हैं बसे हुए हैं, ध्यान दीजिए। फिर इसमें अनंत शब्द का हमसे आशय पूछ रहा है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ हमसे पूछ रहा है। तो अनंत का आशय है जिसका अंत ना हो अथवा अंतहीन, और जनपद मतलब जिले को कहा जाता है, सबको मालूम है। हमारा अगला प्रश्न है, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती। तो ये आप सबको मालूम है कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती, इसमें अब वैसा कुछ खास है नहीं।
नेक्स्ट हमारा है, ध्यान से देखिए अगला वाला, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सौहार्द और प्रांगण शब्द का जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सौहार्द का अर्थ जो है मनुष्य की उस सद्भावना से है जिसमें परस्पर सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और बंधुता के भाव निहित हो। यानी जिस भावना सद्भावना में ये सारी चीज़ें निहित होंगी उन्हें हम सौहार्द कहेंगे। और प्रांगण शब्द का अर्थ है धरती का आंगन, अर्थात उसका विशाल और विस्तृत भूभाग, यानी पूरी धरती जो है वो प्रांगण कहलाएगी। इससे पहले एक प्रश्न मैंने यहाँ जल्दीबाजी में छोड़ दिया है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो भाई अब बताइए, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो लिखा है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रत्येक अंग यानी व्यक्ति ही होता है कि शुद्ध, अर्थात प्रत्येक संप्रदाय, जाति, वर्ग या किसी भी भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका राष्ट्र कभी भी उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें राष्ट्र में सबको लेकर जो है चलना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न आ गया है जो उसमें लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। किसकी कैसे अंशों की व्याख्या कीजिए? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसके मतलब कि रेखांकित दो अंश हैं, मतलब इस गद्यांश में दो जगह रेखांकित अंश हैं। एक यहाँ पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, इसकी बात करना है। मतलब जनपद, नगर, पुर, गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं, इन सब की चीज़ों की व्याख्या करना है। ठीक, उसके बाद समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार, यानी अधिकार की बात करनी है। इसी को लेखक अपने शब्द में क्या बोलना चाहेगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। मैंने पूरा एक में ही बनाकर लिख दिया है, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। मातृभूमि का विस्तार अनंत है, यानी पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पहले ही इसमें ऐसे बोला ना कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ दूर दूर तक क्या दिखाई देता है? मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। आराम से सोच कर लिख सकते हो। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर समस्त जगह मानव के निवास स्थान, मतलब हर जगह मनई रहता है। ध्यान दीजिए। आगे अनेक गांव, कस्बे, नगर, जिले मानव जन की आबादी से भरे पड़े, हर जगह वही आदमी रहते हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार भी अनंत है। तो इस तरह से थोड़ा कम लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन लिखेंगे ही नहीं ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसके बाद सबको समान अधिकार के भाव वाला दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा है। सबको एक समान अवसर और अधिकार प्रदान कर साथ लेकर चलना ही समन्वय है, और इस मार्ग पर चलकर प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सबका है। इसके बाद हमारे पास दो और प्रश्न इसमें बचते हैं इस रेखांकित मतलब इस गद्यांश का, फिर अगला गद्यांश देखेंगे। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? पिछड़ों को, जो पिछड़े हैं, वर्ग संप्रदाय की बात करें अगर, तो किसी भी क्षेत्र में जाति, वर्ग, संप्रदाय या व्यक्ति पीछे छोड़कर जो है राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक जनसमूह की उन्नति से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। और अगला जो है अभी हमने बताया भी, समन्वय के मार्ग से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? तो समन्वय के मार्ग का अनुसरण करके ही मानव समाज के सभी वर्गों की उन्नति और प्रगति का लक्ष्य पाया जा सकता है। तो ये दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अब हम बात करेंगे तीसरे रेखांकित अंश की व्याख्या की। तीसरा वाला भी बेहद 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 महत्वपूर्ण है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो ये जन के प्रवाह वाले टॉपिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक, अच्छा, सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आपने दो गद्यांश में देखा, लेखक का नाम और पाठ का नाम लिया है। आप कहोगे गुरुजी पूरा एक ही पाठ का है? जी हाँ, ये इस पाठ का एक खो जरूर रहता है, बाकी अन्य किसी एक पाठ का अथवा में देता है। ठीक, इसलिए इसी पाठ का तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया।
इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचा गया और एक यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचा गया। तो पहले का पहले पढ़ लेते, फिर उसका अर्थ बताते, फिर दूसरा पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जन का प्रवाह अनंत है। उतार चढ़ाव बदलाव आता रहेगा, लेकिन जो राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित करने का मतलब क्या हुआ है कि वो राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी कारण हजारों वर्षों से यानी सहस्त्रों वर्षों से अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया, यानी उससे जुड़ा हुआ है। ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रकाश प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। सूर्य की रश्मियों का मतलब होता है जो सूर्य की किरणें हैं, जब तक पृथ्वी पर आएंगी, सूरज की किरणों से ही जिंदगी है। साइंस में भी आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रत्यक्ष रूप से जीवन का मेन आधार सूरज ही होता है। तो लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन हमारे धरती को अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तब तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का भी जीवन बना रहेगा। तो जिस प्रकार सूरज अपने मतलब कि प्रकाश से धरती को मतलब कि सींचता रहेगा, वैसे ही अगर राष्ट्र के प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि वहाँ के जन का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक, अच्छा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है? प्रवाह मतलब कि एक प्रकार की धारा, कड़ी। ठीक, तो जन का प्रवाह, जो जन का प्रवाह है, इसका तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अंतहीन है, यानी अंत होगा ही नहीं। मतलब अभी तक तो अंत नहीं हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। तो ये जन के प्रवाह का अर्थ हो गया। आगे लिखा है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो पहले आप इसमें थोड़ा सा देखिए ना, उत्थान के घाट की बात कहाँ पर कहा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो लिखा है मानव का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उसके अनेक घाटों का निर्माण होता है। जैसे नदी में उतार चढ़ाव आते हैं फिर भी उसकी धारा नहीं रुकती है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं और वो अपने कर्मों से जो है कई पदचिन्ह छोड़ते चला जाता है, कई चीज़ों को जो है वो इतिहास में अमर करता जाता है और इसलिए उसके उत्थान के घाटों का निर्माण हो जाता है। लिखा भी है हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन, उत्थान मतलब कि ऊपर उठना, पतन मतलब कि विनाश, तो मतलब उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए नवीन शक्तियाँ प्राप्त होती रहती है या होती रही हैं। इसकी सहायता से पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से उनका सदैव जो है अस्तित्व क्या है, बना रहा है। यह हमने शायद जो है राष्ट्र निवासी किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, उसका मैंने व्याख्या कर दिया, सॉरी। ठीक, यहाँ से था ना इसका। अब हम उत्थान के घाटों की बात करते हैं, वही है लगभग नदी से रिलेटेड, ये भी है। नदी के प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष और पदचिन्ह छोड़ते जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात उत्थान के घाटों का निर्माण जो है कर्म और श्रम के द्वारा होगा। ठीक, श्रम नहीं, श्रम। अगला है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? जब तक सूरज की रश्मियाँ, ये हमने अभी आपको व्याख्या कर दिया है, पड़ती रहेंगी तब तक जो है राष्ट्रीय जन का जो है अस्तित्व अमर रहेगा। ठीक, जीवन अमर रहेगा। लास्ट में पूछा है जन का संततवाही जीवन किस प्रकार से है? तो नदी के समान है कि राष्ट्र के जन और निवासियों का सतत रूप से चलने वाला जीवन जो है नदी के समान है। तो अंतिम वाला व्याख्या आप सबके सामने आ गया है। ये भी आपने विद्या और किताब से मिला लीजिएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये हमारा यहाँ पर दिया गया है। पाठ और लेखक का नाम फिर से एक बार राष्ट्र का स्वरूप और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं। ठीक,
रेखांकिक अंश की व्याख्या की बात करेगा तो यहाँ से जो है लेकर यहाँ तक प्रथम रेखांकिक अंश है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 2 रेखांकिक अंश है। तो पहला जो है साहित्य वगैरह की बात किया है, तो आप जो है अपने उसमें कॉपी में देखिएगा तो उसमें लिखा होगा साहित्य कला नृत्य, इसकी बात किया होगा। तो इसका मतलब है लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद से अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। मतलब ये किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के अलग अलग रंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान होता है। यानी ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान होता है, उसकी भावना को व्यक्त करता है। और आगे इसी के बारे में थोड़ा सा और मतलब कि व्याख्या करना है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि यद्यपि बाह्य रूप से, बाह्य दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण जो है अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से सब इनमें एक रूपता पाई जाती है, एक ही हैं। तो यहाँ पर लिखा है बाह्य दृष्टि से देखने पर साहित्य, संगीत, नृत्य, गीत आदि सभी दिखाई देते हैं, किंतु अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र और एक ही आत्मा होती है। और अगला प्रश्न हमारा जो आपका तीसरा वाला है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन तो क्या लिखा है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जन जो है साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें लिखा है सहृदय व्यक्ति को स्वीकार करते हुए आनंद, मतलब कि आनंदित होता है। मतलब सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए, तो सहृदय व्यक्ति अपनी संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। उसके कौन से पक्ष को, आनंद पक्ष को मतलब कि स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। नेक्स्ट हमारा है, इसी में प्रश्न लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। यानी लेखक जो है राष्ट्र के कौन से स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा विश्वव्यापी का अर्थ। तो संसार जो समस्त संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान है वो विश्वव्यापी है। और आंतरिक आनंद वह कारक है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है। तो आंतरिक आनंद का भी अर्थ पूछा था। और मानसिक शब्द का भी अर्थ पूछा था, मन में उत्पन्न होने वाला या मन से व्याप्त, ठीक, या मन में व्याप्त। और स्वास्थ्यकर का अर्थ, शब्द का अर्थ होता है तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। तो आई होप आप सभी को कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।